अपेक्षित संशोधन ला रही हूँ। आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत हमने घोषणा की थी कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रणनीतिक निवेश की एक नीति लाने वाले हैं। सदन को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि सरकार ने उक्त नीति को अनुमोदित कर दिया है। इस नीति में सभी गैर सामरिक और सामरिक क्षेत्रों में विनिवेश का एक सुस्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है। हमने अपने पास ऐसे 4 क्षेत्रों को ही रखा है जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जिसमें न्यूनतम CPSE को बनाए रखा जाएगा और बाकी का निजीकरण कर दिया जाएगा। बाकी क्षेत्रों में सभी CPSI का निजीकरण किया जाएगा। इस नीति की मुख्य बातें अनुबंध 3 में उल्लिखित कर दी गई हैं। विनिवेश की नीति में तेजी लाने के लिए मेरा NITI से कहना है कि यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों को अगली सूची तैयार करे जिसमें रणनीतिक रूप से विनिवेश किया जाना है। इसी तरह राज्यों को भी अपने निजी क्षेत्र की कंपनियों में विनिवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हम राज्यों के लिए केंद्रीय कोष से एक प्रोत्साहन परक पैकेज लाने वाले हैं। बेकार पड़ी संपत्तियों का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कोई योगदान नहीं होने वाला है। ये नॉन कॉर्पोरेट संपत्तियों में ज्यादातर वे अतिरिक्त भूमि आती हैं जो कि सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पास पड़ी हैं। इन जमीनों का मुद्रीकरण या तो सीधे उनकी बिक्री करके या रियायत देकर या इसी प्रकार के अन्य साधनों से किया जा सकता है। इसके लिए विशेष योग्यता की जरूरत है और इस उद्देश्य के लिए मेरा प्रस्ताव है कि किसी ऐसी कंपनी के रूप में विशेष प्रयोजनीय साधन का प्रयोग किया जाए जो कि इस कार्य को पूरा कर सकें। बीमार पड़ी या घाटे में चलने वाली CPSE को समय से बंद करने के लिए हम एक ऐसे संशोधित तंत्र को लागू करने वाले हैं जिससे इन इकाइयों को बंद किया जा सकेगा। हमने विनिवेश में 2021-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए की प्राप्तियों का अनुमान लगाया है। सरकारी वित्तीय सुधार ट्रेजरी सिंगल अकाउंट सिस्टम TSA के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकाय अपने वास्तविक खर्च के समय सरकार के खाते से अपना फंड सीधे निकाल सकते हैं। इससे ब्याज के रूप में आने वाली बचत लागत बच जाती है। हम 2021-22 से इस TSA सिस्टम को सर्वसुलभ रूप से लागू करने वाले हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर हमने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को युक्ति संगत बनाने और इनकी संख्या को कम करने का विस्तृत कार्य किया है। इससे इनके परिव्यय को समेकित किया जा सकेगा और बेहतर परिणाम सामने आएंगे। सरकार बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास के प्रति प्रतिबद्ध है और उनको हर तरह की सहायता देगी। सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और अधिक सरल बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव उनके लिए एक अलग से प्रशासनिक संरचना स्थापित करने का है। आकांक्षी भारत का समग्र विकास। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्तंभ के नीचे हम कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों, कृषक कल्याण और ग्रामीण भारत, प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों और वित्तीय समावेशन को कवर करने वाले हैं। कृषि सरकार किसानों को कल्याण के प्रति कटिबद्ध है। MSP की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी प्रकार की जिंसों के मामले में उत्पादन लागत का 1.5 गुना कीमत मिल सके। खरीद का कार्य भी अब तेजी से जारी है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों को पर्याप्त इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं और बंसल न्यूज पर ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट की अभी तक की बड़ी बातें क्या है। हालांकि बजट भाषण जो है वो पढ़ा जा रहा है, लेकिन देखिए केरल में 1100 चुनावी राज्यों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। केरल में
चुनावी राज्यों को ये जो तोहफा दिया गया है, इसके साथ ही और भी कई बड़ी बातें हैं। 2 और वैक्सीन आएगी। हेल्थ सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। बीमा क्षेत्र में 74% FDI को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही देश में 7 टेक्सटाइल पार्क भी बनाए जाएंगे, ये बड़ा ऐलान किया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। वहीं मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। और आपको इसकी एक बड़ी बातें बता दें कि कोच्चि, चेन्नई, नागपुर, नासिक, यहाँ पर भी मेट्रो प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही LIC का IPO भी आएगा और 1100 तो चुनावी राज्यों को भी बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, यहाँ पर रोड के बड़े ऐलान किए गए हैं। देखिए, असम में 35,000 करोड़ नए हाईवे के लिए मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बंगाल में 25,000 करोड़ नए हाईवे के लिए मंजूरी दी गई है। उन्नीस 20 में 35.57 लाख थी। जहां तक धान की बात है तो 2013-14 में 63,928 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। 2019-20 में यह राशि बढ़कर 1,41,930 करोड़ रुपए हो गई थी। यहाँ तक कि 2020-21 में स्थिति और भी बेहतर हुई और इस अवधि में यह 2020-21 में यह स्थिति और भी बेहतर हुई और इस अवधि में ये खरीद जारी है, इसलिए मैं अंतिम आंकड़े नहीं दे सकती हूँ। इस अवधि में यह राशि बढ़कर 1,72,752 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। इसका लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या जो 2019-20 में 1.24 करोड़ थी, वह बढ़कर 2020-21 में 1.54 करोड़ हो गई है। इसी तरह दालों के मामले में माननीय अध्यक्ष महोदय 2013-14 में 236 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। यह राशि बढ़कर 2019-20 में 8,285 करोड़ रुपए हो गई थी और अब 2020-21 में यह राशि 10,530 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि 2013-14 की तुलना में 40 गुना अधिक है। कपास के किसानों को मिलने वाली राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि 2013-14 के 90 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 27 जनवरी 2021 को 25,974 करोड़ रुपए हो गई है। इसका जो ब्यौरा है, मैं जो आंकड़े आपको दे रही हूँ वो 27 जनवरी 2021 के आंकड़े हैं और इसका 90 करोड़ रुपए जो 2013-14 में थे उसे 25,974 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका ब्यौरा अनुबंध 4 में दिया गया है। इस वर्ष के शुरू में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्वामित्व स्कीम शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत गांवों में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। अब तक 1,241 गांवों के लगभग 1,80,000 संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए गए हैं। अब मेरा प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना को सभी राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने का है। अपने किसानों को पर्याप्त ऋण सुलभ कराने के लिए हमने वित्तीय वर्ष 2022 में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए तक कर दिया है। हमारा ध्यान जो होगा वो पशुपालन, डेयरी और मत्स्यिकी के क्षेत्र में और अधिक ऋण सुलभ कराने पर हो।
हम ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष में किए जा रहे आवंटन को 30,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर रहे हैं। नाबार्ड के अंतर्गत जो 5,000 करोड़ रुपए से एक माइक्रो इरिगेशन फंड स्थापित किया गया, मेरा प्रस्ताव इसमें 5,000 करोड़ रुपए और डालकर इसको दोगुना करने का है। कृषि और संबद्ध उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, जो कि इस समय केवल टमाटर, प्याज और आलू पर लागू है, के दायरे को बढ़ाकर इसमें जल्दी खराब होने वाले 22 और उत्पादों को शामिल किया जाएगा। ENAM के तहत 1.68 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है और 1.14 लाख करोड़ रुपए का व्यापार मूल्य हासिल हुआ है। ENAM जो है से कृषि बाजार में जो पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा दिखने में आई है, उसको ध्यान में रखते हुए 1,000 और मंडियों को ENAM के अंतर्गत लाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ APMC कृषि अवसंरचना कोष की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी बुनियादी सुविधाओं में वृद्धि कर सकेंगे। मात्स्यिकी, मैं इसमें प्रस्ताव करती हूं कि हम आधुनिक मत्स्यिकी बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर के विकास में पर्याप्त निवेश के लिए प्रस्ताव कर रहे हैं। शुरू में 5 मत्स्य बंदरगाहों कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेटुआ घाट का आर्थिक क्रियाकलापों के हब्स के रूप में विकास किया जाएगा। हम नदियों और जलमार्गों के किनारे स्थित अंतर्देशीय मत्स्य बंदरगाहों और फिश लैंडिंग सेंटर का भी विकास करेंगे। सीवीड फार्मिंग एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभर रहा है जिसमें तटीय समुदायों के जीवन में परिवर्तन लाने की क्षमता है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सकेगा और अतिरिक्त आय पैदा की जा सकेगी। सीवीड उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में एक मल्टीपर्पज सीवीड पार्क की स्थापना किए जाने का मेरा प्रस्ताव है। प्रवासी श्रमिक और मजदूर, हमने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन ले सकते हैं। प्रवासी मजदूरों को इस योजना का विशेष रूप से लाभ होगा, क्योंकि वे अपने परिवार से दूर रह रहे हैं और जहां वह हैं वहां अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं, जबकि उनका परिवार अपने मूल स्थान पर अपना बाकी राशन ले सकता है। मुझे आपको यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है, जिसमें लगभग 69 करोड़ लाभार्थी आते हैं, जो कि कवर किए गए हैं। कुल लाभार्थियों को 86% होते हैं। शेष 4 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी अगले कुछ महीनों में यह योजना लागू हो जाएगी। गैर संगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाने के लिए मेरा प्रस्ताव एक ऐसे पोर्टल को शुरू करने का है, जिस पर नावों, भवन निर्माण और निर्माण कार्य आदि में लगे श्रमिकों तथा अन्य श्रमिकों के बारे में संगत सूचना संग्रहित की जा सकती है। इससे प्रवासी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, क्रेडिट और खाद्य संबंधी योजनाओं को तैयार करने में मदद मिल सकेगी। 4 श्रम संहिताओं को लागू करके हम उस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे, जिसकी शुरुआत 20 वर्ष पहले हुई थी। विश्व भर में पहली बार नावों और प्लेटफार्मों पर काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराया गया है। सभी श्रेणी के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था लागू होगी और उनको कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अंतर्गत लाया जाएगा। महिलाओं को सभी श्रेणी में काम करने की इजाजत होगी और वे नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी तथा उनको पर्याप्त सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसी समय नियोजकों पर पड़ने वाले अनुपालन भार को भी कम किया जाएगा और उनको सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग का लाभ दिया जाएगा और वे अपना रिटर्न ऑनलाइन भर सकेंगे।
वित्तीय समायोजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए चलाई गई स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत ऋण की सुविधा को और बेहतर बनाने के लिए मेरा प्रस्ताव है कि मार्जिन मनी की आवश्यकता को 25% से कम करके 15% कर दिया जाए और इसमें कृषि से संबंधित क्रियाकलापों के लिए भी दिए जाने वाले ऋण को शामिल किया जाए। हमने एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस बजट में भी हमने इस क्षेत्र के लिए 15,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो कि इस वर्ष के बजट अनुमान का भी 2 गुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं चौथे स्तंभ पर आती हूँ, मानव पूंजी का पुनः शक्तिवर्धन। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी का अच्छा स्वागत हुआ है। विद्यालयी शिक्षा 15,000 से अधिक विद्यालयों में गुणवत्ता की दृष्टि से सुधार किया जाएगा, ताकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों का अनुपालन हो सके। वे अपने अपने क्षेत्र में एक उदाहरण परक विद्यालय के रूप में उभर कर आएंगे और अन्य विद्यालयों को भी सहारा देंगे तथा मार्गदर्शन करेंगे, ताकि इस नीति के आदर्श को प्राप्त किया जा सके। गैर सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों, राज्यों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। उच्चतर शिक्षा बजट 2019-20 में मैंने भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग गठित करने के बारे में उल्लेख किया था। हम उसे क्रियान्वित करने के लिए इस वर्ष विधान पेश करेंगे। यह एक छत्रक निकाय होगा जिसमें निर्धारण, प्रत्यायन, विनियमन और फंडिंग के लिए 4 अलग-अलग घटक होंगे। हमारे अधिकतर शहरों में विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज होते हैं, जिनको भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद में ऐसे लगभग 40 प्रमुख संस्थान हैं। ऐसे 9 शहरों में हम औपचारिक रूप से छत्रक संरचनाओं की स्थापना करेंगे, जिससे इन संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय हो सके और साथ ही साथ इनकी आंतरिक स्वायत्तता भी बरकरार रखी जा सके। इस उद्देश्य के लिए एक लू ग्रांट अलग से रखा जाएगा। लद्दाख में उच्चतर शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का हमारा प्रस्ताव है। इस एनईपी के हिस्से के रूप में अपनाई जाने वाली कुछ अन्य प्रमुख परियोजनाओं की सूची अनुबंध 5 में दी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण। हमने अपने जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है। मेरा प्रस्ताव ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 38 करोड़ रुपए करने का है और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों के लिए तो इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रुपए करने का है। इससे हमारे जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अवसंरचना सुविधा को पैदा करने में मदद मिलेगी। हमने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का पुनरुद्धार किया है। हमने इस बाबत केंद्र की सहायता में भी वृद्धि की है। हम अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 2025-26 तक की 6 वर्ष की अवधि के लिए 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहे हैं। कौशल 2016 में हमने एक राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। सरकार का प्रस्ताव प्रशिक्षुता अधिनियम में संशोधन करने का है, जिससे कि हमारे युवाओं को अप्रेंटिसशिप के और अवसर मिल सके। हम शिक्षा उपरांत अप्रेंटिसशिप, इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की वर्तमान योजना को फिर से ठीक करना चाहते हैं। इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। संयुक्त अरब, माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भागीदारी से एक प्रयास किया जा रहा है, जिससे कौशलपूर्ण अर्हता आकलन और प्रमाणन के न्यूनतम मानदंड तैयार किए जा सके। प्रमाण पत्र प्राप्त श्रमिकों को काम पर भी लगाया जा सके। भारत और जापान के बीच हमारा एक सहयोगी ट्रेनिंग कार्यक्रम भी चल रहा है, जिससे जापान की औद्योगिक और व्यावसायिक कुशलता, तकनीक और ज्ञान का लाभ हमें मिल सके। हम अन्य देशों के साथ भी वाले हैं।
अभिनव एवं अनुसंधान तथा विकास। जुलाई 2019 के बजट अभिभाषण में हमने एक नेशनल रिसर्च, अब हमने इन 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से इस NRF की कार्यप्रणाली तैयार कर ली है। इससे देश की संपूर्ण अनुसंधान व्यवस्था मजबूत होगी और अभिज्ञात व राष्ट्रीय प्राथमिकता परक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित हो सकेगा। विगत हाल में के मामले में कई गुना वृद्धि हुई है। इस डिजिटल लेन देन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए हमने एक प्रस्तावित योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिससे डिजिटल मोड में भुगतान करने के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। हम एक नई पहल राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन NTLM शुरू करने वाले हैं। इससे शासन एवं नीति से संबंधित ज्ञान को भारत की प्रमुख भाषाओं में इंटरनेट पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो कि अंतरिक्ष विभाग का एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान है, PSLV CS-51 को लॉन्च करेगा, जो अपने साथ ब्राजील का एमोजेनिया उपग्रह भी ले जाएगा और उसके साथ ही भारत के कुछ छोटे मोटे उपग्रह भी होंगे। गगनयान मिशन के क्रियाकलाप के अलावा भारत के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मानव रहित पहला लॉन्च दिसंबर 2021 में होने वाला है। हमारे सागर जैविक और गैर जैविक संसाधनों के भंडार गृह हैं। इस व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक गहरा सागर मिशन शुरू करने वाले हैं, जिसके लिए अगले 5 वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इस मिशन में गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण के कार्यों को तथा गहरे समुद्र की जैव विविधता के संरक्षण की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदय 6ठे स्तंभ पे आती हूँ, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं 6 स्तंभों में से आखिरी स्तंभ पर आती हूँ। यह हमारे प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन में सुधारों के लिए योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा। हमने तीव्रतापूर्वक न्याय देने के लिए विगत 6 वर्षों में अधिकरणों के कामकाज में सुधार लाने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए हैं। सुधार प्रक्रिया को जारी रखते हुए मैं अब अधिकरणों के कार्यकरण को तर्कसंगत बनाने के लिए और उपाय करने का प्रस्ताव करती हूँ। हमने 56 सहबद्ध स्वास्थ्य रक्षा वृत्तियों का पारदर्शी और कुशल विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संसद में राष्ट्रीय सहबद्ध वैयक्तिक आयोग विधेयक पेश किया है। इसके अतिरिक्त परिचर्या वृत्ति में पारदर्शिता, कुशलता और अभिशासन सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिचर्या और धात्री विद्या आयोग विधेयक पारित किए जाने हेतु पेश किया जाएगा। जो लोग सरकार या केंद्रीय लोक उपक्रमों के साथ लेन देन करते हैं और संविदाएं निष्पादित करते हैं, उनकी व्यापारिक सुगमता के लिए मैं सुलह तंत्र स्थापित करने और संविदात्मक विवादों का शीघ्रता पूर्वक समाधान करने के लिए उसका उपयोग किया जाना अधिशेषित करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे गैर सरकारी निवेशकों और संविदाकारों का भरोसा बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आगामी जनगणना भारत के इतिहास में पहली डिजिटल जनगणना होगी। इस अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मील का पत्थर साबित होने वाले कार्य के लिए मैंने वर्ष 2021-22 में 3,768 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, गोवा पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति का हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। भारत सरकार की ओर से मैं गोवा सरकार को आयोजन के लिए 300 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं चाय श्रमिकों, विशेषकर असम और पश्चिम बंगाल में महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूँ।
will be devised for उसके लिए एक विशेष योजना बनाई जाएगी। fiscal position. राजकोषीय स्थिति। Fiscal position. राजकोषीय स्थिति। In these last few paragraphs, मेरे भाषण के भाग क के इन अंतिम कुछ एक अनुच्छेदों में मैं इस प्रतिष्ठित I draw the attention सदन of का this ध्यान House to the fact इस तथ्य की ओर that at the दिलाना beginning of चाहूंगी the current financial year, कि चालू वित्तीय वर्ष की pandemic शुरुआत में impact from the economy अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रभाव के परिणाम स्वरूप flow. राजस्व का अंतर्वाह फीका रहा। This was combined यह समाज के with high expenditure to provide essential यह समाज के आरक्षित to वर्गों, vulnerable विशेषकर निर्धन लोगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनिवार्य राहत मुहैया कराने के लिए अत्यधिक व्यय किए जाने के साथ मिलकर घटित हुआ। कई अन्य देशों के उलट हमने महामारी के दौरान मंझोले आकार के पैकेजों की श्रृंखला का रास्ता चुना ताकि हम परिवर्तित होती स्थिति के अनुसार अपना रिस्पांस अंशशोधित और लक्षित कर सकें। जैसे ही स्वास्थ्य स्थिति स्थिर हुई और लॉकडाउन धीरे धीरे उठाया जाने लगा, हम सरकारी खर्च बढ़ाने में लग गए ताकि घरेलू मांग में प्राण डाली जा सके। इसके परिणाम स्वरूप 2020-21 के लिए 30.42 लाख करोड़ रुपए के कुल बजट अनुमान व्यय की तुलना में हमारा जो संशोधित अनुमान आकलन का 74.50 लाख करोड़ रुपए है। 30.42 लाख करोड़ रुपए से एक वर्ष के अंदर हम इसे 74.50 लाख करोड़ रुपए पर ले जा रहे हैं। हमने व्यय की गुणवत्ता बनाए रखी है। पूंजीगत व्यय के बजट अनुमान 2020-21 में 4.12 लाख करोड़ रुपए की तुलना में संशोधित अनुमान 2020-21 में 4.3 लाख करोड़ रुपए होने का आकलन किया गया है। संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के संशोधित अनुमान 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 9.5% पर निर्धारित किया गया है। हमने इसका सरकारी उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों, हमने इसका सरकारी उधारियों, बहुपक्षीय उधारियों, लघु बचत निधियों और अल्पावधि उधारियों के माध्यम से निधियन किया है। हमें और 80,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम इन 2 महीनों को बाजार से संपर्क करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अर्थव्यवस्था को जरूरी ताकत मिल सके 2021-22 में व्यय के लिए हमारा बजट अनुमान आकलन 74.83 लाख करोड़ रुपए है। इसमें पूंजीगत व्यय के रूप में 5.54 लाख करोड़ रुपए शामिल है। इस तरह 2020-21 के बजट अनुमान आंकड़ों पर 34.5% की वृद्धि हुई है। बजट अनुमान 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान है। अगले वर्ष के लिए बाजार से सकल उधारी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए होगी। हमारी योजना है कि हम राजकोषीय समेकन के अपने पथ पर चलना जारी रखें और राजकोषीय घाटा स्तर को कम करके 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर ह्रास के साथ जीडीपी के 4.5% पर लाना चाहते हैं। हम पहले बेहतर अनुपालन के माध्यम से कर राजस्व में उछाल लाकर और दूसरे परिसंपत्तियों जिसमें लोक उद्यम और भूमि सम्मिलित है के मुद्रीकरण से प्राप्तियां बढ़ाकर समेकन हासिल करने की उम्मीद करते हैं। इस विधेयक के माध्यम से भारत की आकस्मिकता निधि 500 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए की जा रही है। In accordance with the views of the 15th Finance Commission, 15वें वित्त आयोग के अभिमत के अनुसार हम राज्यों के लिए निवल उधारी की सामान्य उच्चतम सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के
के 4% पर नियमित करने की अनुमति दे रहे हैं। इस उच्च सीमा का एक हिस्सा वृद्धि परक पूंजीगत व्यय पर खर्च करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। जीएसडीपी के 0.5% के बराबर की अतिरिक्त उधारी उच्च सीमा की शर्तों के अधीन दी जाएगी। राज्यों से अपेक्षा की जाएगी कि 2023-24 का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% तक लेके आए, जैसा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। जुलाई 2019-20 बजट में मैंने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों पर कथन 27 पेश किया था। उसमें सरकारी एजेंसियों की उन उधारियों का खुलासा किया गया था जो भारत सरकार की योजनाओं के वित्त पोषण की दिशा में जाती हैं। I enhanced the scope and coverage of that statement by including the loans provided by government to the FCI, the Food Corporation of India. Taking a step further in this direction, अपने 2020-21 के बजट में मैंने सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दिए गए ऋणों को शामिल करके कथन के स्कोप और कवरेज का विस्तार कर दिया था। इस दिशा में और कदम उठाते हुए संशोधित अनुमान 2020-21 में और बजट अनुमान 2021-22 में बजटीय प्रावधान करके खाद्य सब्सिडियों के लिए भारतीय खाद्य निगम को दिए जाने वाले NSF ऋण को बंद करने का प्रस्ताव करती हूँ। अतिरिक्त बजटीय संसाधन विवरण अनुबंध 6 पर दिए गए हैं। हम जानते हैं कि FRBM अधिनियम निर्देशित करता है कि जीडीपी के 3% के बराबर राजकोषीय घाटा 31 मार्च 2020-21 तक हासिल किया जाए। इस वर्ष के अभूतपूर्व एवं प्रत्याशित परिस्थितियों को ये जरूरी बना दिया है कि FRBM अधिनियम की धारा 4, 5 और 7, 3 ख के अंतर्गत विचलन कथन प्रस्तुत किया जाए, जिसे मैं FRBM दस्तावेज के भाग के रूप में सभा के पटल पर रख रही हूँ। सामान्य वर्ग, जिससे पहले मैंने उल्लेख किया है, के साथ केंद्रीय सरकार के राजकोषीय घाटे को उपार्जित करने के लिए मैं FRBM अधिनियम में संशोधन पेश करूंगी। अध्यक्ष महोदय, 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की समयावधि को कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दी है। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41% पर बरकरार रखते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी है। हम राजकोषीय संघवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को महत्व देते हैं और इसलिए इस किए जाने का प्रस्ताव करते हैं। 14वें वित्त आयोग में एक राज्य होने के नाते जम्मू एवं कश्मीर अंतरण का हकदार था। अब जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। आयोग की सिफारिश पर मैंने 2021-22 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 1,18,452 करोड़ रुपए करा दिए, जबकि 2020-21 में मैंने इसके लिए 14 राज्यों को 73,340 करोड़ रुपए जारी किए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं भाग 6 पर आती हूँ। Honorable Speaker, महोदय, इस समय दुनिया महामारी के चलते एक बहुत ही गंभीर चुनौती और परिणामी आघात से जूझ रही है। ऐसे कठिन समय में जब अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं पटरी पर आने के लिए संघर्ष कर रही हैं, हमारे लोगों और उद्योगों ने असाधारण समुत्थान शक्ति का प्रदर्शन किया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, महामारी के बाद विश्व में नई व्यवस्था उभरती प्रतीत होती है, जिसमें एशिया प्रमुख हैसियत से काबिज होने वाला है और इसमें अग्रणी भूमिका रहेगी। इस परिदृश्य में कुशल होना है और उसे देश में निवेश और रोजगार बढ़ावा देना है। साथ ही हमारे करदाताओं पर कम से कम बोझ डालना हो
वो चाहिए। तिरुवल्लुवर के एक राजा या वो ऐसा होता है जो संपत्ति है उसका सृजन करता है और आम आदमी की भलाई के लिए उनके बीच में वितरित करता हो। ये तिरुकुरूल के शब्द हैं। हम आते हैं प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार अपने करदाताओं और अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए प्रत्यक्ष कर प्रणाली में अनेक प्रकार के सुधार लेकर आई है। महामारी से पहले इसके साथ बिना किसी जुड़ाव के हमने अपने निगम कर की दर काफी कम कर दी थी, जिससे ये दुनिया में निगम की न्यूनतम दर वाले देशों में शामिल हो गया। लाभांश वितरण पर भी समाप्त कर दिया गया था। छोटे करदाताओं पर कराधान का बोझ बढ़ती छूटों के चलते कम हुआ और वर्ष 2020 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी के साथ 6.48 करोड़ पहुंच गई। वर्ष 2014 में यह संख्या मात्र 3.31 करोड़ थी। प्रत्यक्ष कर प्रशासन में हमने पहले से फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील शुरू की। मेरा प्रयास है कि प्रशासन अब वाद विवाद और सरल संरचना बनाने और कर अनुपालन को सहज बनाने की ओर है। अब मैं अपने वरिष्ठ नागरिकों के राहत पर मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की शुरुआत अपने वरिष्ठ नागरिकों को प्रणाम करते हुए करती हूँ। अब हम देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में जब हम नए जोश और उत्साह के साथ राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं, हमारे वरिष्ठ नागरिक जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनको जिनका केवल पेंशन ही है और कर अनुपालन का बोझ कम करना चाहती हूँ। जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास वेतन और ब्याज से होने वाली आय है, उनके लिए मैं उन्हें आयकर विवरणी दर्ज करने से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। भुगतानकर्ता बैंक उनकी आय पर आवश्यक कर की कटौती कर लेगा। इससे समय कम लगेगा। ये महत्वपूर्ण घोषणा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में एक आकलन है कर निर्धारण प्रक्रिया 6 वर्ष तक और गंभीर कर धोखाधड़ी के मामले में 10 वर्ष तक पुनः खोली जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप करदाताओं को लंबे समय तक अनिश्चितता की बीच रहना पड़ता है। इसलिए मैं कर निर्धारण प्रक्रिया को पुनः खोलने की समय सीमा को मौजूदा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। कर अपवंचन के गंभीर मामलों में भी केवल जहां 1 वर्ष में 50 लाख रुपए या उससे अधिक की आय को छिपाने का साक्ष्य है, कर निर्धारण को 10 वर्ष तक पुनः खोला जा सकता है। इस तरह पुनः खोले जाने का कार्य भी आयकर विभाग के उच्चतम स्तर के अधिकारी प्रधान मुख्य आयुक्त के अनुमोदन के बाद ही पुनः खोला जा सकता है। विवाद समाधान समिति की स्थापना। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार सरकार का संकल्प रहा है कि मुकदमेबाजी को कम किया जाए, जिसने वर्तमान कराधान प्रणाली को बिगाड़ दिया। सरकार करदाताओं को लंबे समय से लंबित पड़े उनके विवादों को निपटाने का अवसर प्रदान करने और समय और संसाधनों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ से उन्हें राहत दिलाने के लिए प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आई थी। इस स्कीम को करदाताओं ने सहर्ष स्वीकारा और 30 जनवरी 2021 तक इस स्कीम के तहत 1,10,000 से अधिक करदाताओं ने 85,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के करदाताओं को निपटाने का विकल्प दिया। छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को और कम करने के उद्देश्य से मैं विवाद समाधान समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ, जो दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए फैसले होगी। 50 लाख रुपए तक की कर दे आय और 10 लाख रुपए तक की विवाद आय वाला कोई भी व्यक्ति समिति की सहायता के लिए पात्र होगा। फेसलेस
ITAT कर अनुपालन को सरल बनाने के लिए, विवेकाधिकार को कम करने के लिए हम कराधान प्रक्रिया को फेसलेस और क्षेत्राधिकार विहीन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस सरकार ने इस वर्ष पहले फेसलेस कर निर्धारण और अपील शुरू कर दिया है। आय पर अपील का अगला स्तर आयकर अपील प्राधिकरण होगा। When non-resident Indians return to India, they have issues with respect to their accrued incomes in their foreign retirement accounts. This is usually due to mismatch in taxation period. They also face difficulties in getting credit. क्रेडिट लेने में मुश्किल आती है, विशेषकर जब अनिवासी भारतीय भारत लौटते हैं तो उनके विदेशी सेवानिवृत्ति खातों को उन्हें प्रोद्भूत आय को लेकर उनके कुछ सरोकार होते हैं। हम आते हैं लेखा परीक्षा से छूट के बारे में। वर्तमान में यदि आपका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो आपको अपने खातों की लेखा परीक्षा करानी होती है। फरवरी 2020 के बजट में मैंने उन लोगों के लिए कर लेखा परीक्षा की सीमा को 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाई थी जो अपने 95% लेन देन डिजिटल आधार पर करते हैं। डिजिटल लेन देन को और अधिक बढ़ावा देने और कर अनुपालना बोझ कम करने के लिए मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए कर लेखा परीक्षा की सीमा को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। लाभांश के लिए राहत। पिछले बजट में मैंने निवेश को बढ़ावा देने के लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया था। लाभांश शेयरधारकों के हाथ में कर दे बना दिया था। अब कर अनुपालन की सुगमता के लिए मैं RIIT इनविट में लाभांश के भुगतान को स्रोत पर कटौती छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अतिरिक्त चूंकि अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए शेयरधारकों द्वारा लाभांश आय की राशि का ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए मैं ये प्रावधान प्रस्ताव करती हूँ। लाभांश आय पर अग्रिम कर उसके भुगतान के बाद ही उत्पन्न होगी। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए मैं लाभांश आय पर कमतर सुलह दर पर कर की कटौती का प्रस्ताव करती हूँ। अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित बनाना। पिछले बजट में अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने हमने सॉवरेन वेल्थ फंड और पेंशन फंड्स को भारतीय अवसंरचना में निवेश में होने वाली उनकी आमदनी पर कतिपय शर्तों के अधीन 100% कर छूट दी थी। हमने ये पाया कि ऐसी कुछ निधियां इनमें से कुछ शर्तों को पूरा करने में कठिनाई का सामना कर रही हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि बड़ी संख्या में फंड भारत में निवेश करें, मैं प्राइवेट निधियन पर निषेध, व्यावसायिक गतिविधियों और अवसंरचना पर प्रत्यक्ष निवेश पर प्रतिबंध से संबंधित इनमें कुछ शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव करती हूँ। जीरो कूपन बॉन्ड जारी करके अवसंरचना के वित्त पोषण की अनुमति देने के लिए मैं अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधियों को इस बात के लिए पात्र बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। किफायती आवास या किराया आवास। ये सरकार सभी के लिए आवास और किफायती आवास को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में देखती है। पिछले बजट में मैंने किफायती आवास खरीदने के लिए ऋण के लिए 1.5 लाख रुपए की धनराशि तक ब्याज में अतिरिक्त कटौती का प्रावधान किया था। इस कटौती की पात्रता को एक और वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इस तरह 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त कटौती किफायती आवास खरीदने के लिए 31 मार्च 2022 तक के लिए उपलब्ध होगी। इस किफायती आवास परियोजनाएं और एक वर्ष
अर्थात 31 मार्च 2022 तक These are available now for कर अवकाश का लाभ उठा सकती We are हैं। committed to promote supply of कि प्रवासी मजदूरों के किफायती किराए के आवास की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए मैं अधोसूचित किफायती किराया आवास परियोजनाओं के लिए कर में छूट की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। tax incentives to IFSC. As I mentioned in part A of this जैसा कि मैंने इस भाषण के भाग क में उल्लेख किया, सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र को IGFT के एक वैश्विक वित्तीय हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पहले से दिए गए प्रोत्साहनों के अलावा मैं अन्य बातों के साथ साथ एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनियों की आय से पूंजी लाभ के लिए कर अवकाश, विदेशी पट्टाकर्ताओं को दिए गए एयरक्राफ्ट पट्टा किराया के लिए कर छूट, IFSC में विदेशी निधियों ले जाने के लिए कर प्रोत्साहन और IFSC में स्थित विदेश कर छूट की अनुमति शामिल कर। अध्यक्ष महोदय, करदाताओं की अनुपालना सुगमता के लिए वेतन, आय, कर भुगतान, TDS आदि ब्यौरे कर विवरणी में पहले से विवरणी भरना और आसान बनाने के लिए सूचीबद्ध प्रतिभूतियों से पूंजी लाभ, लाभांश, आय और बैंकों तथा पोस्ट ऑफिस आदि से प्राप्त ब्याज के बारे में पहले से ही भरे हुए होंगे। छोटे न्यासों को राहत। छोटे स्कूल अस्पतालों को चलाने के लिए लघु सेवा न्यासों पर अनुपालन बोझ कम करने की उम्मीद करते हैं। अभी तक ऐसी संस्थानों को छूट मिली हुई थी जिनकी वार्षिक प्राप्ति 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। अब मैं इस राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ। श्रमिक कल्याण। हमने पाया है कि कुछ नियोक्ता भविष्य निधि, अधिवर्षता निधि इत्यादि के तहत कर्मचारी अंशदान की कटौती कर लेते हैं, परंतु उन अंशदानों को निर्धारित समय के भीतर जमा नहीं करते हैं। इससे कर्मचारियों को ब्याज का आय की हानि होती है। ऐसे मामलों में जहां नियोक्तावाद में वित्तीय रूप से अक्षम हो जाता है, वहां अंशदान जमा न करने के कारण कर्मचारियों को स्थायी नुकसान हो जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारियों का अंशदान समय पर जमा हो, मैं फिर से कहती हूँ कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अंशदान को विलंब से जमा किए जाने की नियोक्ता की कटौती के रूप में कभी भी अनुमति नहीं दी जाएगी। Incentives for startups. स्टार्टअप्स के लिए प्रोत्साहन। देश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए मैं स्टार्टअप्स के लिए कर अवकाश का दावा करने की पात्रता और 1 वर्ष अर्थात 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा स्टार्टअप्स में के लिए मैं स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए पूंजी लाभ छूट को और 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। महोदय, अब मैं अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव की बात करूंगी, GST। इससे पहले कि मैं अपने अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आऊं, मैं सदन को GST के बारे में बताना चाहूंगी। GST हो गया है और इसे और सरल बनाने के लिए हमने अनेक उपाय किए हैं। कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, SMS के माध्यम से शून्य रिटर्न। दूसरा, छोटे कर के लिए तिमाही रिटर्न और मासिक भुगतान। तीसरा, चौथा, अधिप्रमाणित इनपुट कर विवरण। पांचवा, उत्पादन योग्य GST रिटर्न और छठा पर रिटर्न का भरा जाना। GSTN प्रणाली की क्षमता भी बढ़ा दी गई है। हमने विशेष अभियान चलाकर कर वंचकों और जाली बिल निर्माताओं की पहचान करने के लिए डीप एनालिटिक्स और कृत्रिम इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। परिणाम स्वयं बोलते हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में रिकॉर्ड कलेक्शन किया है।
जीएसटी काउंसिल ने बड़े परिश्रम से जटिल समस्याओं का समाधान किया है। इस काउंसिल की अध्यक्षा के रूप में मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम जीएसटी को और सुचारू बनाने तथा प्रतिलोभी शुल्क संरचना जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए सभी संभव उपाय करेंगे। सीमा शुल्क को युक्ति संगत बनाना। हमारी सीमा शुल्क नीति को दो उद्देश्य होने चाहिए। पहला, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और दूसरा, भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में शामिल होने देना तथा अधिक निर्यात करने में मदद करना। अब कच्ची सामग्रियों की सुलभता तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों के निर्यात को आसान बनाने पर जोर दिया जाता है। इस दिशा में पिछले वर्ष हमने करते हुए संरचना की पूरी तरह से जांच करने का कार्य शुरू कर दिया है। मैं उन सभी लोगों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस पुनर्विलोकन पर सुझाव देने के लिए क्राउड सोर्सिंग कॉल्स पर बड़े उत्साह से जवाब दिया है। मैं अब इस वर्ष 400 से भी अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं अपने आप को दोहराती हूं कि मेरा ये प्रस्ताव है कि 400 से भी अधिक पुरानी रियायतों की समीक्षा करने का प्रस्ताव है। हम इसे व्यापक रूप से परामर्श करके करेंगे। 2021 से संशोधित सीमा शुल्क संरचना स्थापित करेंगे। मैं यह प्रस्ताव भी करती हूं कि अब से सीमा शुल्क में कोई नई रियायत इसके जारी होने की तारीख से 2 वर्षों के बाद 31 मार्च तक वैध होगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाइल फोन उद्योग। घरेलू इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में तीव्र गति से विकास हुआ है। अब हम मोबाइल और चार्जर जैसी वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। बृहत्तर घरेलू मूल्यवर्धन के लिए हम चार्जरों के कल पुर्जों और मोबाइल के सब पार्ट्स से रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल कुछ शून्य दर से साधारण 2.5% में चले जाएंगे। लोहा और स्टील। लोहा और इस्पात की कीमतों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी के कारण एमएसएमई और अन्य प्रयोक्ता उद्योगों को आघात, इसलिए हम गैर मिश्र धातु और स्टेनलेस स्टील के अर्ध एक समान तथा लंबे उत्पादों पर सीमा शुल्क एक समान रूप से 7.5% करके सीमा शुल्क कम कर रहे हैं। धातु का पुनर्चक्रण करने वालों जो अधिकार के लिए मैं 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए छूट दे रही हूँ। इसके अलावा मैं कुछ स्टील उत्पादों पर एडीडी और सीवीडी का भी प्रतिसंहरण कर रही हूँ। इसके अतिरिक्त तांबा पुनर्चक्र को राहत प्रदान करने के लिए मैं तांबा स्क्रैप पर शुल्क 5% से घटाकर 2.5% कर रही हूँ। वस्त्र क्षेत्र रोजगार सृजन करता है और अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय रूप से योगदान देता है। कच्चे माल की निविष्टियों पर शुल्क को युक्ति संगत किए जाने की आवश्यकता है। अब हम नायलॉन चेन को पॉलिस्टर और मानव निर्मित अन्य रेशे के बराबर ला रहे हैं। हम कैप्रोलैक्टम, नायलॉन चिप्स और नायलॉन फाइबर पर धागे पर समान रूप से घटाकर 5% कर रहे हैं। इससे वस्त्र उद्योग, एमएसएमई तथा निर्यात में भी मदद मिलेगी। रसायन। हमने रसायनों पर सीमा शुल्क दरों को अंशशोधित किया है ताकि घरेलू मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन मिले और प्रतिलोमनों को हटाया जा सके। उदाहरण स्वरूप प्रतिलोमन को ठीक करने के लिए हमने नाफ्ता पर सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% कर रहे हैं। सोना एवं चांदी। वर्तमान में सोना और चांदी पर 12.5% सीमा शुल्क लगाया जाता है, जो कि जुलाई 2019 में शुल्क 10% से बढ़ा दिया गया था। इसलिए कीमती धातुओं के मूल्य में तीव्र वृद्धि हुई है। इससे पिछले स्तरों के समीप लाने के लिए हम सोना और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बना रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा। भाग क्रम में हमने पहले स्वीकार किया कि भारत में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। घरेलू क्षमता तैयार करने के लिए हम सोलर सेल और सोलर पैनलों के लिए चरणबद्ध विनिर्माण योजना अधिसूचित करेंगे। वर्तमान में घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए हम सोलर इन्वर्टरों पर शुल्क को 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पे 5% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। कैपिटल इक्विपमेंट एंड ऑटो पार्ट्स।
पूंजीगत उपस्कर और ऑटो पार्ट। देश में भारी पूंजीगत उपस्कर का घरेलू रूप से विनिर्माण करने की अपार संभावना है। हम दर संरचना की यथासमय विस्तार से समीक्षा करेंगे। हालांकि हम कुछ मदों पर शुल्क दरों में तुरंत संशोधन कर रहे हैं। हम टनल बोरिंग मशीन पर छूट वापस लेने का प्रस्ताव रखते हैं। इसमें 7.5% का सीमा शुल्क लगेगा और इसके पुर्जों पर 2.5% लगेगा। हम कुछ ऑटो पार्ट पर सीमा शुल्क को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि उन्हें ऑटो पार्ट्स पर सामान्य दर के बराबर लाया जा सके। एमएसएमई उत्पाद। हम एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए कुछ बदलाव लाने का प्रस्ताव रख रहे हैं। हम स्टील स्क्रू और प्लास्टिक बिल्डर वेयर पर शुल्क को 10% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम प्रॉन फीड को 5% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम परिधान, चमड़ा और हैंडीक्राफ्ट के निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क मुक्त वस्तुओं के निर्यात पर छूट को युक्तिसंगत बना रहे हैं। इनमें से लगभग सभी सामान हमें एमएसएमई द्वारा घरेलू रूप से बनाए जाते हैं। हम कुछ विशेष प्रकार के चमड़े के आयात पर छूट को वापस ले रहे हैं क्योंकि उनका अधिकांशतः एमएसएमई द्वारा बहुतायत मात्रा एवं गुणवत्ता में घरेलू रूप से उत्पादन किया जाता है ताकि उनके घरेलू प्रसंस्करण को प्रोत्साहित किया जा सके। हम निर्मित सिंथेटिक जेमस्टोन पर सीमा शुल्क को बढ़ा रहे हैं। कृषि उत्पाद। कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए हम कपास पर सीमा शुल्क को 0 से बढ़ाकर 10% और कच्चा रेशम और रेशम सूत पर 10% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं। हम डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल पर उद्दिष्ट उपयोग आधारित छूट भी वापस ले रहे हैं। वर्तमान में मकई चोकर, राइस ब्रान ऑयल केक और एनिमल फीड एडिटिव जैसी वस्तुओं पर दरें एक समान रूप से 15% पर है। कृषिगत अवसंरचना में सुधार किए जाने की तत्काल आवश्यकता है ताकि कृषिगत आउटपुट को कुशलतापूर्वक परिरक्षित और सुसंस्कृत करते हुए हम अधिक उत्पादन कर सके। इससे हमारे किसानों को पारिश्रमिक में वृद्धि सुनिश्चित होगी। इस उद्देश्य से संसाधन निर्धारित करने के लिए मैं थोड़ी संख्या में वस्तुओं पर कृषिगत अवसंरचना और विकास उपकर का प्रस्ताव करती हूँ। हालांकि यह उपकर लगाते समय हमने यह ध्यान रखा है कि अधिकांश के संबंध में उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े। प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को आसान बनाना। उनके न्याय संगत अनुप्रयोग के लिए हम एडीडी और सीवीडी लेवी से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलाव करने का प्रस्ताव करते हैं। सीमा शुल्क जांच करने सीमा निर्धारित कर रहे हैं। वर्ष 2020 में हमने तुरंत सीमा शुल्क पहल लागू की थी।